नमस्कार, मैं निशात सेकलकर BA तृतीय वर्ष की छात्रा श्रीमती सुशीला देवी देशमुख वरिष्ठ महाविद्यालय लातूर इस महाविद्यालय में पढ़ती हूँ। हमारे महाविद्यालय के प्राचार्य आदरणीय पाटिल सर के आशीर्वाद से इस वर्ष हिंदी विभाग की ओर से और हिंदी विभाग की अध्यक्ष प्राध्यापक डॉक्टर कीर्ति मैडम और प्राध्यापक डॉक्टर बंसोड़े सर के निर्देशन में लातूर जिला के साहित्यकार, समीक्षक और कवियों का अनोखे रूप में साक्षात्कार हो और इस समाज के सामने नए रूप में प्रस्तुत हो, बल्कि इस वर्ष अलग तरीके के रूप में भी अध्ययन हो, इसी उद्देश्य से आज का साक्षात्कार लिया जा रहा है। मेरे सामने है प्राध्यापक नयन बहादुर राजवानी मैम। नमस्ते मैम, आपका मैं प्रथम फूल देकर स्वागत करती हूँ। धन्यवाद। प्राध्यापक राजवानी मैम हिंदी मराठी में कविता लिखती है। मैम साहित्य नयन नाम से कविता का सृजन करती है। कई समाचार पत्रों के लिए आपने लेखन किया है। मैम अभी नवरात्रि उत्सव चल रहा है और एक साहित्यक नवदुर्गा का परिचय हो रहा है। साथ ही हमारे प्राध्यापक डॉक्टर कीर्ति मैम की वजह से आपका साक्षात्कार लेने का सुअवसर मुझे प्राप्त हुआ है। मैं अपने आप को बहुत धन्य मानते हुए मैम आपसे पहला सवाल पूछना चाहती हूँ। जी, सर्वप्रथम आपके शिक्षा दीक्षा के संदर्भ में बताते हुए आपको कविता में बचपन से ही रुचि है क्या? सर्वप्रथम तो मैं सुशीला देवी महाविद्यालय वरिष्ठ महाविद्यालय के प्रति कृतज्ञापन करना चाहती हूँ, क्योंकि उन्होंने छात्रों को एक प्रेरणा एक साहित्य की मुलाकात के लिए, साक्षात्कार के लिए प्रेरित किया और उसमें से मेरी याद आई कीर्ति मैम को। वैसे कीर्ति मैम और हम बहुत पहले से एक दूसरे के प्रति बहुत स्नेह भाव रखते हैं और ऐसे समय पर उन्हें लगा कि मेरा साक्षात्कार ले, तो इसके लिए पहले महाविद्यालय का, आपके प्राचार्य सर जी का और कीर्ति मैम का और आपका भी मैं पहले धन्यवाद ज्ञापन करना चाहूँगी। एक बात होती है कि जब आप स्कूल में पढ़ाई करते हो तो आपको परिवेश किस प्रकार से प्राप्त होता है, तो उस परिवेश के अनुसार आपका लालन पालन होता है और आप उससे प्रेरित होते हो। तो उसी प्रकार मैं एक शिक्षक की बेटी हूँ। मेरी माँ शिक्षिका थी, मुख्याध्यापक थी और बहुत ज़्यादा छात्रों को प्रेरित करने में उन्हें रुचि थी। पिताजी सामाजिक क्षेत्र में भी काम करते थे, माता और पिता दोनों सामाजिक क्षेत्र में काम करते थे और पिताजी का व्यापार था। आप जानते हो कि पंढरपुर विठल और रुक्माई के लिए बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है, तो वो मेरा मायका है। तो इस कारण बहुत ज़्यादा लोगों के प्रति आत्मीय भाव रखने की बहुत ज़्यादा आदत भी है मुझे, और ये सब कुछ परिवेश के कारण मिलता है हमें। तो उसी प्रकार मुझे भी मिला और पढ़ने और लिखने का बहुत ज़्यादा आग्रह रहता था बचपन में, तो उस कारण बहुत ज़्यादा रुचि उत्पन्न हुई कि पढ़ना चाहिए। लिखने की बात तो बहुत बाद में आती है, लेकिन पढ़ना बहुत ज़रूरी होता है और इस कारण बहुत ज़्यादा पढ़ना हुआ बचपन से ही। जैसे हिंदी भाषा 5वीं के बाद आती थी। प्रथम भाषा तो हमारी मातृभाषा रहती थी मराठी, और उसके बाद में राजभाषा आती थी 5वीं में। तो 5वीं में आने के बाद जैसे अभी लिखने के लिए कहा कि पत्र लेखन करना है, तो जिद लगाकर हम हट लगाकर बैठ जाते थे अपने माता पिता के पास कि हमें पत्र लेखन करना है, तो हम मराठी में बताते हैं, आप हिंदी में बताओ। तो इस तरह से हिंदी का जो था वो आत्मीय भाव जगने लगा और धीरे धीरे मराठी की कविताएं पढ़ते पढ़ते हिंदी की कविताएं भी बहुत ज़्यादा पढ़ने लगे। और हिंदी भाषा आप जानते हो कि कितनी लचीली है।
है ना, एक आत्मीय भाव है हिंदी में, वो हर किसी को अपना बना लेती है। तो इस कारण कविताएं भी उसमें लिखने के लिए प्रेरित हुई। जैसे मराठी में लिखती हूँ वैसे ही हिंदी में भी बचपन से ही कविताएं लेखन करती हूँ। धन्यवाद मैडम, बहुत अच्छा लगता है। मैं दूसरे सवाल की ओर बढ़ती हूँ। आपने स्कूल कॉलेज में कविता लिखी है? जी, जैसे बचपन से ही शुरुआत हुई थी, लेकिन जब हम छोटे होते हैं, स्कूल में होते हैं, तो वो कविता कहलाने लायक है या नहीं ये अलग बात होती है, लेकिन एक अभिव्यक्ति रहती है कि जैसे बहुत बार ऐसा होता है कि हम खेल खेलते हैं तो हम बस गुनगुनाते जाते हैं कि कभी हमने रेडियो का गाना सुना हुआ होता है। हमारे ज़माने में रेडियो बहुत ज़्यादा सुनते थे लोग, तो ऐसे कुछ गुनगुनाते जब शब्द एक दूसरे से जुड़ जाते थे तो आनंद प्राप्ति होती थी कि अरे मुझे भी कविता लिखने आ गई है। तो इस तरह से स्कूल से ही शुरुआत हुई। प्रथम बार जब मैं महाविद्यालय में अपनी कविता, जैसे वहाँ पर एक भित्ति पत्रक बनाया जाता है महाविद्यालय में, तो उसमें जब मेरी भित्ति पत्रक में कविता छपी तो मुझे बहुत आनंद आया था। तो लेखन तो वहाँ से शुरू ही है। बहुत अच्छा। मैं तीसरा सवाल पूछती हूँ। आपने कौन सी कविता से लिखना आरंभ किया था? वैसे कविता मैं पश्चिम महाराष्ट्र से हूँ, तो बहुत ज़्यादा छात्राओं को यानी लड़कियों को पढ़ने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। वैसे वहाँ पर लड़का लड़की भेद उतना नहीं माना जाता, तो इस कारण बहुत पढ़ने की लिखने की बहुत ज़्यादा स्वतंत्रता थी। लेकिन कई ऐसे उदाहरण थे जो अखबार पढ़ते थे हम, या वृत्तपत्र पढ़ते हम कभी न्यूज़ मीडिया भी देखते थे। न्यूज़ चैनल जो होते थे उस वक्त तो उतने चैनल भी नहीं थे, एक दूरदर्शन लगा करता था, तो या फिर किसी से कुछ बातें कानों पर आ जाती थी कि स्त्री होने के नाते उसकी शिक्षा बंद हो गई, क्योंकि तब शिक्षा उतनी ज़्यादा लड़कियां नहीं ले पाती थी। तो ऐसी बात आते आते एक दिन मैंने कविता लिख डाली थी, अभी वो पूरी मुझे याद नहीं है, लेकिन उसके कुछ भाव मैं आपको बता दूं कि हर बार स्त्री को टोका कैसे जाता है। तो उस बात को लेकर मैंने रचना की, और जब मेरे अध्यापक जी ने देखी वो, तो बोले अरे आप तो बहुत खुले विचार की हो, बहुत अच्छे घर से हो, तो आपको ये कैसे सूझा कि आपने इस तरह की रचना लिखी। तो उसी का वो कारण था कि मैं जब बचपन से माता पिता को सामाजिक होते देखती आई हूँ और मैं भी होती जा रही हूँ, तो वो प्रभाव था कि मेरे आजू बाजू में क्या चल रहा है, और उसका वो प्रभाव था कि स्त्री को हर क्षेत्र में आगे बढ़ने के लिए कैसे टोका जाता है। तो वो रचना मैंने पहले लिखी थी। अच्छा मैडम, आपको कौन से विषय पर अधिक कविता लिखना पसंद है? वैसे विषय लेकर मैं कभी कविता नहीं लिखती। कविता एक ऐसी चीज होती है कि जो अपने विचारों को, अपने भावों को अभिव्यक्ति देती है। तो उस हिसाब से मैं जो भी रचना जिस भी विषय में, जैसे बहुत सारी घटनाएं हमारे आजू बाजू में घटित होती हैं, कभी हम दूर की घटनाएं भी मीडिया के माध्यम से सुनते हैं, कभी आजू बाजू में घटी घटनाओं को देखकर आहत होते हैं। तो बस उन विचारों को अपने दिमाग में चलते रहते हैं वो विचार, और कभी कभार अस्वस्थता के बाद, बहुत ज़्यादा अस्वस्थता के बाद वो व्यक्त होते हैं। तो ज़्यादातर मेरे विषय सामाजिक होते हैं, और उसमें से भी ज़्यादा कि मैं जब एक सामाजिक विषय को अच्छा मानती हूँ या उसे अपनत्व पाती हूँ मेरे विचारों से, समाज के लिए कुछ करना चाहती हूँ या करती हूँ, तो स्त्री की जो स्थिति है आज, जैसे बाबा साहेब अम्बेडकर कहते थे ना कि स्त्री दलितों से भी दलित है, तो उसका अनुभव तो हम लेते ही हैं। तो स्त्रीवादी भूमिका की भी कविताएं बहुत ज़्यादा लिखी हैं, लेकिन किसी एक विषय को लेकर नहीं लिखती। बच्चों के लिए लिखती हूँ या सामाजिक विषयों को लेकर लिखती हूँ। बहुत अच्छी बात की मैडम। अगला मेरा प्रश्न यह है कि आपकी कविता स्त्रीवादी है क्या? जी बिल्कुल। अभी जो मैंने कहा
कि है, पूरी की पूरी नहीं रचनाएं वैसे ही, लेकिन है। आपने लिखी हुई कविताओं में से आपको सबसे अधिक पसंद कौन सी कविता है? वैसे देखा जाए तो क्या होता है पता है कि अपनी किसी भी रचना को, केवल एक रचना को अच्छा कहना, यानी एक माँ को जैसे आप पूछते हो कि आपको कौन सा बच्चा पसंद है, तो माँ बता नहीं पाती है कि कौन सा बच्चा पसंद है। तो उसी प्रकार मुझे भी वो बताना बहुत कठिन है कि मेरी कोई रचना बहुत ज़्यादा पसंद है। लेकिन मैं एक छात्रों के लिए लिखी हुई, छोटे बच्चों के लिए, छात्रों के लिए भी नहीं कहूँगी, बचपन की एक कविता है, बचपन पर लिखी हुई कविता, ये आपको सुनाकर दिखाती हूँ, सुनिए आप। बचपन कितना भूला होता है ना। और जब हम स्कूल में होते हैं तो वो जो यादें होती हैं वो हमारे अंत तक हमारे दिमाग में रहती है। और ऐसा कहा जाता है कि जब हम अंतिम समय में होते हैं, बूढ़े हो जाते हैं, तो उस वक्त तो बचपन की यादें बहुत ज़्यादा याद आती है, बहुत सताती भी है। तो बचपन की यादें, फूलों सा खिलना और झूलों पर झूलना, फूलों सा खिलना और झूलों पर झूलना, अंगिया की बाही को नाक का पोंछना, अंगिया की बाही को नाक का पोंछना, प्रार्थना के समय मिचकाई आंखों से देखना, प्रार्थना के समय मिचकाई आंखों से देखना, सबने आंखें खोली या नहीं इस बात को जांचना, बड़ा अच्छा लगता है। सही। रास्ते के पेड़ों से फूलों का तोड़ना, रास्ते के पेड़ों से फूलों का तोड़ना, सहेलियों के बालों में उन्हें सजाना, बड़ा अच्छा लगता है। स्याही खत्म होने पर पेन का मांगना, स्याही खत्म होने पर पेन का मांगना, ना मिलने पर मुंह को फुलाना, बेंच पर बैठकर गप्पे हाँकना, बेंच पर बैठकर गप्पे हाँकना, मैडम के देखने पर बोलती बंद हो जाना, खेतों से लाए बेर सहेलियों में बांटना, खेतों से लाए बेर सहेलियों में बांटना, चुपके से गुठलियां इधर उधर फेंकना, बड़ा अच्छा लगता है। नींद भरी आंखों से झपकियां लगाना, नींद भरी आंखों से झपकियां लगाना, सहेली के उठाने पर हड़बड़ाते हुए उठना, बड़ा अच्छा लगता है। सुसु जाने का बहाना बनाना, सुसु जाने का बहाना बनाना, बाहर जाकर हुल्लड़बाजी करना, बड़ा अच्छा लगता है। दिल लगी करते समय पकड़े जाना, दिल लगी करते समय पकड़े जाना, दूध के दुबले सा मुखड़ा बनाना, बड़ा अच्छा लगता है। खेल के समय खूब खेलना, खेल के समय खूब खेलना, मौका मिलते ही स्कूल से भाग जाना, बड़ा अच्छा लगता है। हुल्लड़बाजी में दोस्तों का दिल दुखाना, हुल्लड़बाजी में दोस्तों का दिल दुखाना, कट्टी बट्टी करके दिल जमाई कर लेना, बड़ा अच्छा लगता है। कट्टी बट्टी करके दिल जमाई कर लेना, बड़ा अच्छा लगता है। एक दूसरे की बात तीसरे को बताना, एक दूसरे की बात तीसरे को बताना, झगड़ा लगाकर मजे लेते रहना, बड़ा अच्छा लगता है। कभी कभी आंखों से आंसुओं का बहना, कभी कभी आंखों से आंसुओं का बहना, कभी खुशी कभी गम मनाते ही रहना, बड़ा अच्छा लगता है। इमली की चटकार से दूसरों को चिढ़ाना, इमली की चटकार से दूसरों को चिढ़ाना, दोस्तों के मुंह से लार का टपकाना, मेहंदी रची हाथों को एक दूसरे को दिखाना, चिढ़ाते मटकाते थिरकते ही रहना, बड़ा अच्छा लगता है। गृहपाठ का समय पर पूरा न होना, गृहपाठ का समय पर पूरा न होना, बीमार होने का बहाना बनाना, बीमार होने का बहाना बनाना, बड़ा अच्छा लगता है। स्कूल छूटने की राह देखते रहना, स्कूल छूटने की राह देखते रहना, पसादान का कहना बस एक बहाना, स्कूल गेट खुलते ही खुले आसमां में समाना, स्कूल गेट खुलते ही खुले आसमां में समाना, माँ के झप्पी में बस सिमट जाना, माँ की झप्पी में बस सिमट जाना, बड़ा अच्छा लगता है, बड़ा अच्छा लगता है। बहुत बढ़िया मैडम, धन्यवाद। और इस बीच में
मुझे और निशात को हमारा बचपन याद दिला दिया। इसलिए इतनी बड़ी कविता आपने यहाँ पर प्रस्तुत की, इसलिए इच्छा नहीं थी बीच में बोलने की, फिर भी मैं अपने आप को रोक नहीं पाई, इसलिए मैं थोड़ा सा बोल रही हूँ। और ये याद दिलाने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद मैम। कंटिन्यू। मैं अगला प्रश्न यह पूछना चाहती हूँ, हिंदी में आपको कौन से कवि आदर्श है? हिंदी के बहुत सारे कवियों को पढ़ा है और बहुत ज़्यादा पसंद करती हूँ। जैसे वीर रस की कविताएं लिखने वाले जो भूषण कवि हैं, चंद्रबरदाई, और वहाँ से लेकर अब तक अभी महादेव वर्मा जी, फिर आज के ज़माने के बहुत कवि जैसे हरिवंश राय बच्चन जी है ना, या फिर राजेश जोशी जी हैं, सुशीला टागोरे जी हैं, उनसे तो बहुत बार मुलाकात भी करती हूँ बीच बीच में बातें करते हुए, या फिर शरद सिन्हा जी है। बहुत ऐसे बहुत कवि हैं जिनकी रचनाएं बहुत ज़्यादा पसंद हैं, और मैं ऐसे किसी भी साहित्य की रचना बहुत मुझे भाती है, लुभाती है कि जो सामाजिक विषयों को अपने रचनाओं में स्थान देते हैं। तो इन कवियों को मैं बहुत अच्छे से, बहुत ज़्यादा प्रिय करती हूँ, बहुत ज़्यादा पसंद करती हूँ। बहुत अच्छा मैडम, धन्यवाद। आपने पहली कविता कब लिखी और पत्रिका में कब छपी? वैसे पहली कविता मैंने जैसे कहा कि उसे कविता कहा जाए या नहीं, लेकिन बचपन से लिखती आई हूँ। महाविद्यालय में जब मैं फर्स्ट ईयर में थी तब मेरी पहली रचना वृत्तपत्र में छप गई, और बहुत ज़्यादा आश्चर्यचकित हुए थे सब लोग। जैसे हमारे अध्यापक होते हैं, जैसे हमारे सहपाठी होते हैं, तो बहुत ज़्यादा प्रभावित हुए वो भी, और आश्चर्यचकित भी हुए कि भाई ये हमारे साथ पढ़ती है, हमारे साथ रहती है, और ये ऐसा कुछ लिखेगी। ये उन्हें भी वैसे मैं इस पल मेरे गुरुवर्य कंगले जी को बहुत ज़्यादा याद करती हूँ कि वो मेरे बहुत ज़्यादा अच्छे विचारों को एक दूसरे के साथ आदान प्रदान जो होता है छात्र और प्राध्यापक के बीच, तो वो बहुत अच्छा होता था। तो उनकी बहुत ज़्यादा प्रेरणा मिलती थी कि वो शाबाशी देते थे, सराहना करते थे, तो और ज़्यादा प्रेरित होकर कुछ करने की इच्छा जगती थी मन में। तो फर्स्ट ईयर में थी तब प्रकाशित हुई पहली रचना। बहुत बढ़िया मैडम, धन्यवाद। आपने हिंदी विषय क्यों चुना? हिंदी विषय हम जब 12वीं पास होकर जब अगला एडमिशन लेने के लिए गए, तो उस वक्त हिंदी के प्रचार प्रसार में बहुत ज़्यादा काम किया जाता था। नागरिक प्रचारण समिति हुआ, हिंदी के और संगठन, विश्व हिंदी संगठन हुआ, अन्य कोई, तो इस तरह से प्रेरित किया जाता था कि हिंदी में जो भी रचनाएं हैं, जो साहित्य है, उन्हें पढ़ना, उनके बाद उन साहित्यिकों की जानकारी दी जाती थी, या फिर उसके माध्यम से आप अपने जीवन में अपना करियर अगर बनाना चाहते हो तो किस तरह से बना सकते हो। तो ये सब कुछ हमें बहुत अच्छे से बताया जाता था। उस वक्त हिंदी का प्रचार प्रसार भी बहुत जोरों से था, तो इस कारण हिंदी की तरफ बढ़े। वैसे बहुत अच्छा। मैं अगला प्रश्न यह पूछना चाहती हूँ, आप अन्य कौन सी विधा में लेखन करती हैं? जी, मैं कथा लेखन करना बहुत ज़्यादा पसंद करती हूँ, कविताएं तो लिखती हूँ, और ललित लेखन जो होता है वो भी मैं बहुत ज़्यादा लिखती हूँ। कादम्बरी लेखन करने का प्रयास करने वाली हूँ, लेकिन अभी मेरी PhD शुरू है तो थोड़ा समय दे नहीं पा रही हूँ। आगे भविष्य में कादम्बरी लेखन भी करूँगी, और जो भी सद्य स्थिति में, वर्तमान स्थिति में जो भी घटनाएं घटित होती हैं उस पर भी भाष्य करती हूँ, जिसे प्रासंगिक लेखन कहा जाता है, जो हर वृत्तपत्र में आ जाता है, या बहुत ज़्यादा वृत्तपत्रों में मैंने लेखन किया है। जैसे सहजता से कहें, या फिर दिललगी से कहें, या फिर अनजाने से कहें, बहुत लोग मुझे पूछते हैं कि आप किस अखबार की पत्रकार हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा लेखन आप पत्रकार वृत्तपत्र में लिखते हैं आप, तो आप किस वृत्तपत्र की पत्रकार हैं, इस तरह से भी मुझे पूछा गया है बहुत बार। तो इस प्रकार से मैं लेखन करती हूँ हमेशा। धन्यवाद मैडम।
मेरा अगला प्रश्न यह है, आपकी प्रकाशित साहित्य इस बारे में हमें जानकारी दीजिए। जी, वैसे जैसे मैंने कहा कि बचपन से मैंने लेखन किया है, लेकिन वो लेखन बस वृत्तपत्र में आता था और फाइलों में रहता था। अध्यापकों को दिखाया जाता था या सहपाठी कुछ पढ़ते थे वगैरह, या फिर महाविद्यालय में जो अंक निकलते हैं वार्षिक अंक उसमें आता था। लेकिन उसे पुस्तक रूप देने की जो प्रक्रिया होती है वो थोड़ी लंबी होती है, बहुत ज़्यादा कठिन भी होती है। तो कभी ये सोचा नहीं था, लेकिन जब 2010 में मेरी छोटी बहन है आशा पाटिल, वो भी साहित्यिका है। मेरी बड़ी बहन है उमा कोल्हे, वो भी साहित्यिका है। तो हम तीनों ने मिलकर ऐसे ही अचानक से हमें सूझा कि हमारे माता पिता के स्मृति में कुछ करना है, तो क्या करें। तो एक काम कर सकते हैं कि एक किताब निकालते हैं कविताओं के उनके लिए। तो प्रथम किताब हमने निकाली, वो थी बिलवदल, जो तीनों बहनों ने उसमें अपने भाव प्रकट किए हैं और अपने माता पिता को वो समर्पित किए हैं। उसके आगे जाकर मैंने एक कथा संग्रह निकाला, वृंदावनार्या कक्षा, जो मराठी में है, और उसे पुरस्कार भी बहुत ज़्यादा मिले हैं। सामाजिक विषयों को लेकर ही वो लेखन है मेरा पूरा। और उसके बाद में मैंने जो वृत्तपत्र में लेखन किया था अब तक, तो उन लेखों को इकट्ठा किया और उसकी किताब निकाली। वैसे वो मैं किताब निकालने की मैंने सोचा भी नहीं था, लेकिन एक प्रकाशक थे पार्टनर प्रकाशन के, तो उन्होंने मुझे कहा कि भाई आप इसका प्रकाशित क्यों नहीं करते इसको। तो मैंने सोचा नहीं, अभी तक मैंने कभी लेखों का या ललित लेख जो है उसका प्रकाशन करने की सोची नहीं है। तो उन्होंने वो काम किया खुद ही। उन्होंने मुझे वो लेख मुझसे लिए और उसका एक किताब बनाने का पूरा वो जो संहिता कहते हैं उसे मराठी में, वो उन्होंने बनाई। तो वो बहुत ज़्यादा बड़ी होने लगी। तो इतनी बड़ी किताब को तो कोई हाथ नहीं लगाएगा, हमें पता है कि हम पढ़ने में कितनी रुचि रखते हैं, और इतनी बड़ी किताब। तो उन्होंने उसके 3 भाग किए। तो उसमें से छोटे बच्चों के लिए जो लेख थे वो लहानपन देगा, ये किताब आई। उसके बाद में जो माता पिताओं के लिए कुछ संदेश पर है, बच्चों का लालन पोषण किस प्रकार से करना चाहिए वगैरह, इस संदर्भ में, तो उसे इंद्रवंश इस नाम से वो प्रकाशित हुई। और अन्य पालकों के लिए भी, यानी माता पिताओं के लिए भी, या समाज के किसी अन्य सदस्य के लिए भी, अन्य जो विषय हैं वो सब शब्द भंगुरे नाम के किताब में प्रकाशित हो चुकी है। तो ऐसे मेरी 5 पुस्तकें अब तक प्रकाशित हुई हैं। अभी 5 पुस्तकों का लेखन तैयार है। हाँ, लेखन तैयार है, उसकी प्रोसेस करने में समय नहीं है अभी। जैसे मैंने कहा कि पीएचडी का काम शुरू है, तो अभी वो सब कुछ वही का वही थम चुका है। अब वो हो जाने के बाद ये किताबें भी प्रकाशित हो जाएगी। बहुत बढ़िया मैडम, धन्यवाद। हाँ, और इसके साथ अनेकों वृत्तपत्र में लेखन किया है जो प्रकाशित हुआ है। मासिक पत्रिकाएं होती है, त्रैमासिक पत्रिकाएं होती है, गौरव अंक होते हैं, स्मारिका होती है, या फिर प्राध्यापक होने के नाते जो भी हम आलेख लेखन करते हैं वो बहुत ज़्यादा प्रसारित हुए हैं। तो ये भी बहुत ज़्यादा प्रसारित हैं। इसके साथ ही जैसे मैंने अभी बात की थी बचपन के दिनों में कि रेडियो में हम कुछ सुनते थे न्यूज़ वगैरह, तो उस प्रकार से आकाशवाणी में भी उस्मानाबाद हो या नांदेड़ हो या परभनी हो, सोलापुर हो, पूरे आकाशवाणी केंद्रों पर नाटिका हो या कथा कथन हो या कविताएं हो प्रकाशित हो चुकी हैं। और जो एक चैनल चलाते हैं लोग, तो कभी अभी लातूर में कोई घटना घटित हुई है तो वो अपना मत व्यक्त करने के लिए कहते हैं, सामाजिक क्षेत्र में काम करने वाली सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में या साहित्यिक के रूप में। तो उसी माध्यम से भी 2-4 टीवी चैनल पर मुलाकात भी हो चुकी है साक्षात्कार के रूप में, या बस ऐसे प्रासंगिक कि आपको क्या लगता है इस विषय में, आपकी क्या राय है। तो इस प्रकार से भी वो प्रकाशित हो चुका है। और अभी जो कोरोना का समय गया, लॉकडाउन गया ना, तो उस वक्त ऑनलाइन साक्षात्कार भी बहुत ज़्यादा हुए।
3-3 घंटे तक वो चलते रहते थे, क्योंकि बहुत प्रश्न पूछा जाता था, तो सुनने वाले भी प्रश्न पूछते थे। इस प्रकार से बहुत ज़्यादा साहित्य प्रकाशित भी हुआ और अपनी मतों को भी बहुत ज़्यादा प्रकाशित यानी साझा किया। बहुत बढ़िया मैम, आपने अपना संपूर्ण जीवन और कविता और साहित्य के माध्यम से जीने का प्रयास किया है। आपने बहुत बड़ी बात कही है, लेकिन अंत में एक प्रश्न पूछते हुए समापन की ओर बढ़ते हैं। जी, हम जैसे छात्रों के लिए आप क्या संदेश देना चाहते हैं? उत्तर के अपेक्षा के साथ मैं अपना बहुमूल्य समय हमारे लिए दिया, इसलिए हम सभी की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद। जी, छात्राओं के लिए संदेश दूंगी, लेकिन उससे पहले जैसे मैंने कहा कि समाज की स्थिति जो है, तो कविताओं के माध्यम से उसे व्यक्त करना चाहूँगी। अब आपको भी लगेगा कि 21वीं सदी चल रही है, विज्ञान हम बहुत ज़्यादा मानते हैं कि ये वैज्ञानिक युग है, और इस सदी में ये स्थितियां हैं क्या, लेकिन दुर्भाग्य से मुझे कहना पड़ रहा है कि है। मैं बहुत ज़्यादा अचंभित हुई थी कि लातूर में से 5 किलोमीटर पर जाते हैं तो बाल विवाह कितने हो रहे हैं। मैं सोचती थी कि अरे अब कहाँ बाल विवाह होते हैं, ऐसे मुझे लगता था। लेकिन नारी प्रबोधन के माध्यम से हमने जब कार्यशाला ली और उस कार्यशाला में हमारे कार्यकर्ताओं ने रिपोर्ट सादर की, वहाँ पर पेश की, तो मुझे बहुत ज़्यादा मैं अचंभित हुई थी कि अरे भाई आज भी इतने बाल विवाह हो रहे हैं। और मैं एक बात आपको बता दूं कि अब कोरोना के पीरियड में भी बहुत ज़्यादा बाल विवाह हुए हैं। ये बहुत दुर्भाग्य की बात है। विवाह के बारे में एक रचना मैं आपके सामने पेश करती हूँ कि जिन हाथों ने किया कन्यादान, उन्हीं हाथों से लुटाते रहे जमाई राजा को। जिन हाथों ने किया कन्यादान, उन्हीं हाथों से लुटाते रहे जमाई राजा को। कभी धन वस्त्र तो कभी सोना चांदी, कभी धन कभी वस्त्र तो कभी सोना चांदी। फिर भी बिटिया रानी को मिला ना सम्मान का जीवन। बिटिया रानी को मिला ना सम्मान का जीवन। वह सहती रही ताने उलाहने, वह सहती रही ताने उलाहने, ढोती रही काम और जिम्मेदारियां, ढोती रही काम और जिम्मेदारियां। इन्हीं में से कुछ पलों ने उसे दी खुशियों की सौगात। इन्हीं में से कुछ पलों ने उसे दी खुशियों की सौगात। वह अब चहकना चाहती थी, वह अब चहकना चाहती थी, महकना चाहती थी, लेकिन तभी आवाजें उठी चारों ओर, तभी आवाजें उठी चारों ओर, पोता आने वाला है, पोता आने वाला है। बिटिया रानी मुरझा गई, बिटिया रानी मुरझा गई। उसका दिल धड़क उठा। अगर उसने जन्म लिया तो अचानक, अगर उसने जन्म लिया तो, क्योंकि पोते की चाह रख रहे ना सभी से, अचानक उसका दिल बैठ जाता है उसके आने की आहट पर, उसके आने की आहट पर। तो ये दुर्भाग्य की बात है आज भी कि बिटिया रानी के जन्म के अवसर पर लोग आज भी खुशी नहीं मनाते हैं। बस कुछ लोग हैं जो मनाते हैं, कुछ लोग हैं जो स्त्री पुरुष समानता मानते हैं, बच्चों को अच्छे से पालन पोषण करते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा लोग हैं जो आज भी नहीं मानते हैं। एक और दूसरा, विद्रोह की एक बात करती हूँ कि स्त्री जब आज इतनी पढ़ी लिखी है, ऐसा हम मानते हैं कि बहुत आगे बढ़ चुकी हैं, उसे कौन रोकेगा वगैरह, या फिर बस कुछ समझ और गैरसमझ होते रहते हैं समाज में। ये बहुत छोटी कविता है, बहुत कम शब्द में ज्यादा आशय देना चाहती हूँ। विद्रोह। दोपहर की चिलचिलाती धूप में, दोपहर की चिलचिलाती धूप में वो ढो रही है अपने साथ दूसरों का भी बोझ। दोपहर की चिलचिलाती धूप में वो ढो रही है अपने साथ दूसरों का भी बोझ। भले चाहे उसे कितना ज्यादा, भले चाहे उसे कितना ज्यादा श्रम सहना पड़े, लेकिन किसी के राज में न रहना पड़े, लेकिन
किसी के राज में ना रहना पड़े, क्योंकि आज तक स्त्री को केवल और केवल द्वयमत्व मिलता आ रहा है और किसी न किसी यानी पिता का राज है, पति का राज है और बेटे का राज है, तो हर किसी अन्य के राज में वो रहते रहते अब आज वो उठ चुकी है और वो अपना एक माहौल तैयार करना चाहती है, अपने राज में रहना चाहती है, स्वतंत्रता के साथ खुली आकाश में उड़ना चाहती है। तो इस प्रकार से ये जो रचनाएं मैंने अभी आपके सामने रखी वो इसलिए रखी कि मैं चाहती हूँ कि इससे आगे समाज लड़कियों को जाने की जो मोहलत दे या फिर उन्हें मौका दे, ये मैं कहना ही नहीं चाहती हूँ। ये कौन होते हैं मौका देने वाले हैं? बस स्त्री को पहले इंसान समझे, उसे इंसान समझे तो अपने आप सब कुछ मिल जाता है। मानवीयता की नाते वो स्त्री है, ये पुरुष है, तो दोनों को समानता की धरोहर पर रखना चाहिए, समानता के साथ ही आगे बढ़ना चाहिए और इन्हीं विचारों को आपके जो नवयुवक हैं इन्हें आगे बढ़ाना चाहिए, ये मैं संदेश देना चाहती हूँ। जैसे हम आज भी घर पर देखते हैं कि कोई एक काम अगर बताया जाता है तो वो बच्ची को अलग और बच्चे को अलग, तो ऐसा ना करते हुए एक दोनों को समानता के धरातल पर तो सभी काम, बाहर के काम बच्चों को आने चाहिए, घर के काम बच्चों को आने चाहिए, जैसी हालात पैदा होते हैं जैसे उस प्रकार से उन्हें जिंदगी में आगे बढ़ने का मौका मिलना चाहिए। तो दोनों को ये समझ लेना चाहिए। ये भी नहीं चाहते हैं कि हम स्त्री मुक्ति नहीं चाहते हैं, हम समानता चाहते हैं। स्त्री को मुक्ति नहीं चाहिए किसी से, हम पुरुष के साथ रहना चाहते हैं, साथ पलना और बढ़ना चाहते हैं, साथ शिक्षा लेना चाहते हैं और साथ आगे बढ़ना चाहते हैं। तो इस विचार को मैं संदेश के रूप में बच्चों को देना चाहती हूँ। और दूसरी बात यह है कि आज की जो नवयुवक है उन्हें पढ़ना चाहिए। वो अगर पढ़ते हैं, मैं बहुत बार क्लास में बच्चों को बताते हुए बात करती हूँ कि आप 18 के होते हैं तो आपको मत देने का अधिकार होता है राजनीतिक पार्टियों में। आप जब किसे चुने तो उसी प्रकार आपके घर पर जो चलता है उसमें भी आपको अपना व्यक्त करना चाहिए अपना मत। जैसे घर पर भाभी और माँ की जब अनबन होती है तो आपको वहाँ पर अपना मत रखना चाहिए जो सही है, न कि किसी के पक्ष में। तो उसी प्रकार अगर वो अच्छा पढ़ेंगे तो वो अपना मत व्यक्त कर पाएंगे, अपना विचार जो है उनका तैयार हो जाएगा और वो अपने विचारों को साझा कर पाएंगे। तो यही संदेश देना चाहती हूँ। जी, मैं भी आपके प्रति बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापन करती हूँ और आपका महाविद्यालय और आपके अध्यापक इन सब के प्रति आभार व्यक्त करती हूँ कि उन्होंने आज मुझे व्यक्त होने का मौका दिया, क्योंकि जिंदा रहने के लिए व्यक्त होना बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है और ये मुझे दिया, इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद मैडम।